सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है साउंड में आपका। हेलो सर नहीं आ रहा है सर आपका साउंड। एक मिनट रुको। हेलो यस सर, अब हेलो सही आ रहा है। ठीक है ठीक है। फिर हम लोग मैग्नेटिज्म तक पढ़े थे। मैग्नेटिज्म में देख रहे थे हम लोग कि अगर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनके बिहेवियर के ऊपर हम लोग दो पार्ट में देखे थे अभी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज करते हैं, बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। नहीं हुआ था उतना में कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नो सर। ठीक है। और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एच एंड आई के बीच में रिलेशन देखे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि पैरामैग्नेटिक था। तो पैरामैग्नेटिक के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड था वो हम लोग लिखे थे म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। ठीक है। वही अगर हम बोलते कि अगर डायमैग्नेटिक होता, डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है कि ये अपोज करता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लिखते तो ले बोलते हैं म्यू नॉट एच माइनस म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है। तो कोई भी एक के लिए हम लोग करेंगे क्योंकि डायमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था, अंदर में प्रोड्यूस हो रहा था, वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा था। ठीक है। तो यहाँ के बाद एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। इसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ये एक्स टाइप का होता है। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, एक्स ही लिख रहे हैं हम, ये जो होता है रेशियो ऑफ आई अपॉन एच होता है। ठीक है। दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं आई अपॉन एच को। अब यहाँ पे नीचे में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम इसके टर्म में जब हम रेशियो लिखते हैं तो हम सिर्फ आई बाई एच लिख दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वन बाई वेक्टर क्वांटिटी जो है ऐसा कभी हमें लिखते हैं तो मैथमेटिकली रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग inside material to magnetizing field applied। ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने क्या अप्लाई किया है और कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों के रेशियो को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई जो होगा वो एक्स इंटू एच के बराबर होगा। ठीक है। यानी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अंदर में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर में हम कितना मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाए हैं उस चीज पे डिपेंड करेगा। ऐसे भी हम लोग लास्ट क्लास देखे थे, जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो अंदर में अगर पैरामैग्नेटिक है तो थोड़े बहुत, अगर जो डाइपोल पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं आए होंगे वो भी आ जाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि अंदर का मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इनफाइनाइट तक चला जाए। तो खैर यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिंस
बी जो था वो था म्यू नॉट H प्लस आई। ठीक है, हम पैरामैग्नेटिक के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई को x प्लस एच लिख सकते हैं, तो h बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एच, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसे हम बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, जिसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट हम बोल सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच होगा। ठीक है, एच की टर्म में रहा तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी लिख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इतना आ रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है म्यू ऑफ मीडियम इंटू एच होता है। ठीक है, बी नेट अगर हम लिखते हैं तो म्यू इंटू एच, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते थे कि ई नेट जो होगा ई एक्सटर्नल बाय अब के लिखते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या एप्सिलॉन आर लिखते थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। सर म्यू इंटू एच तो हम लोग एक्सटर्नल के लिए लिखते थे ना। म्यू नॉट इंटू एच लिखते थे ना। ओके। यहाँ पे म्यू क्या बोल रहे हैं हम, ये मीडियम के लिए हो गया। ठीक है, अगर हम इसे और इसे कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट कंपेयरिंग म्यू, यानी कि परमेबिलिटी ऑफ मीडियम जो है वो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस का ही आ रहा है। ठीक है, अब याद करो इस चीज को हम लोग लिखते थे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये लिखते थे। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि म्यू आर जो है और कुछ नहीं बल्कि 1 प्लस आई। ठीक है, यानी कि हमें बता रहा है कि रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या है, तो 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब यहाँ पे अगर हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात करें तो यहाँ पे हमने तो डिराइव करा है पैरामैग्नेटिक के लिए, तो यहाँ पॉजिटिव आया है। वही अगर डायमैग्नेटिक के लिए करे होते तो यहाँ पे निगेटिव आता। ठीक है, तो म्यूअर जो होता है इज ग्रेटर देन 1 होगा फॉर पैरामैग्नेटिक, मटेरियल के लिए। ठीक है, ये भी क्लासिफिकेशन है, इस चीज को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस में हमें पूछ लेता है कि अगर ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो क्या होगा। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है लेस देन 1 होगा, अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसके लिए ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम म्यू आर को ये चीज बोल रहे हैं तो यहाँ से हम लोग चूंकि बी को म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट एच इंटू एक्सटर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बी को लिख सकते हैं म्यू आर इंटू बी नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक में ये म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल से ज्यादा आएगा। अगर ये जो है डायमैग्नेटिक होगा तो लेस देन 1 है, तो यहाँ से दिख रहा है कि इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल से कम है। क्लियर है इतना? तो ये सारे चीज एक दूसरे से रिलेटेड है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही हमसे पूछे जाएंगे, कैलकुलेशन नहीं पूछे जाते हैं। बस इससे ही पूछेगा कि अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेटर देन 1 है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, तो हमें दिख रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा अंदर हो जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दिख रहा था कि सपोर्टिंग नेचर का था, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो जो डाइपोल था उसी के डायरेक्शन में हो जा रहा था, एड अप हो जा रहा था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक में है तो ऐसा बिहेवियर होगा। नेक्स्ट है क्यूरीज लॉ। ठीक है, मैडम क्यूरी का लॉ था। तो इन्होंने क्या कहा कि मैग्नेटिज्म इनसाइड मटेरियल जो आई है, ठीक है, यानी कि
इनसाइड मटेरियल, जो I है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है। ठीक है, ये जो I है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला कि I जो है एक कांस्टेंट C आता है H/T। ठीक है, C को हम लोग बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कि क्यूरीज कांस्टेंट है फॉर स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे इसका एक वैल्यू फिक्स आता है किसी भी मटेरियल के लिए। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि I इक्वल टू X इंटू H आया था। तो इस दोनों को अगर हम रिलेट करें तो यहाँ से हमें मिलता है कि जो ससेप्टिबिलिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, C/T है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी कि ससेप्टिबिलिटी जो होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घटेगा। एक चीज और, ये चीज को नोट कर लेना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि थ्योरेटिकल ही है तो इस याद होना चाहिए। इट इज वैलिड फॉर, यानी कि जो लॉ है ओनली फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए है। डायमैग्नेटिक डज नॉट ओबे दिस लॉ। ठीक है, डायमैग्नेटिक जो है इसको नहीं फॉलो करता है, ओबे नहीं करता है, सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए है। हाँ, आगे चल के देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होंगे वो भी थोड़ा बहुत शो करता है, यानी कि उसका ससेप्टिबिलिटी जो होता है घटते घटते फिर आ जाता है हमारा पैरामैग्नेटिक के रेंज में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होगा हमारा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक भी उसी तरीके का होता है, लेकिन इसमें कुछ बंडल का बना होता है, बंडल बना होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसमें बात करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेंगे तो एग्जाम्पल होगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे जो होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक शो करते हैं। ये किसको हम लोग कहते हैं, तो चीज हम देखते हैं। तो एटम्स है इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ड्यू टू सॉलिड लैटिस एंड क्वांटम फेनोमेना। ठीक है, जिससे एक्सचेंज कपलिंग करते हैं, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना है, ये आउट ऑफ सिलेबस का चीज है। ठीक है, सॉलिड लैटिस या फिर क्वांटम फेनोमेना जिससे एक्सचेंज कपलिंग करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एटम है वो पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म रहते हैं। ठीक है, यानी कि एटम फॉर्म पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर।
in same direction in that pocket. ठीक है, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम वैसे मटेरियल को कहते हैं कि जिसमें जो एटम्स होते हैं उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता है, और ओवरऑल जो फॉर्म करके जो मटेरियल मिलता है उसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो मिलता ही है, लेकिन इसमें जो है कुछ पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाते हैं ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे कि आयरन ही है या जो भी है। तो जैसे कि हम इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ स्मॉल पैकेट्स टाइप का फॉर्मेशन इसमें बन गया है। ठीक है, हर पैकेट में अगर हम एक पैकेट की बात करें, किसी भी एक पार्टी, ठीक है, अगर हम किसी भी एक पैकेट की बात करते हैं तो उसमें जो जितने भी एटम्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में शो कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो मे भी हो सकता है कि डायरेक्शन जो है अलग अलग हो, यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक पैकेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पैकेट में जितने भी एटम्स हैं सबका डाइपोल मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि इंडिविजुअल एटम का जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे दिख रहा है कि नॉन जीरो है। किसी एक पैकेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी एक पैकेट में भी जो डाइपोल मोमेंट है वो भी नॉन जीरो। ठीक है, तो ये जो एक पैकेट तब से हम बोल रहे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, यानी कि ये जो हम पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि एक डोमेन। तो एक डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे सबका डायरेक्शन जो होगा एक तरीके का होगा। ओवरऑल अगर हम बाहरी मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं कि अगर इधर से बी एक्सटर्नल जो है वो अगर जीरो है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट टोटल होगा ये जीरो होता है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बाहरी लगाएंगे तो जितने भी डाइपोल मोमेंट्स हैं सब एक डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएंगे और हमें दिख रहा है कि जो मटेरियल है मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग इसमें करते हैं। तो ध्यान से देखो तो ये भी जो है पैरामैग्नेटिक की तरह ही है, जिसमें जो इंडिविजुअल एटम्स थे उसके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये हो जा रहा है कि जो भी एटम्स हैं वो एक डोमेन में सिर्फ एक डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटिक में हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करता, बोला था हर एटम किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे उसका डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा। क्लियर है इतना? सर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म होगा दोनों में, फेरोमैग्नेटिज्म में और पैरा में, दोनों में सेम होगा? खुद ही सोच के बताओ। उस केस में हर होना तो एक चाहिए। एटम का था अलग अलग, इसमें किसी एक बंडल की बात कर रहे हैं तो इसमें जो ओरिएंटेशन होगा उससे ज्यादा होगा। बट लगाने के बाद तो फिर हाँ, ओरिएंटेशन जैसे सेम लगा, डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो हाँ बैंड फिर आए, तो रोल पे मतलब बैंड का तो कोई काम ही नहीं है, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। हाँ बोल सकते हो, लेकिन जैसे कि इसमें क्या है कि हम एक डोमेन की बात कर रहे हैं एक पैकेट में, तो उसमें जो एड अप हो रहा है तो पहले से ही वो कुछ एडेड है, जैसे इसी का हम बात कर लें तो इधर है, तो ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो सबका एक डायरेक्शन में हो जाएगा, तो एड अप होकर वो थोड़ा ज्यादा शो करता है हमारा पैरामैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड। बट ये ऑपोजिट भी तो हो सकता है, मतलब नेगेटिव भी तो जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी तो हो सकता है। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? ऐसा हम हो लोगों ने सकता है देख, कि पहले से कोई और नेगेटिव डायरेक्शन में शो कर रहा हो तो वो बैंड इधर जा हम सकता मान है। रहे हैं मैग्नेटिक है और इधर की तरफ हम बोल रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट, तो बोलो इस पे फोर्स किधर लगेगा? क्लॉकवाइज। ये ऐसा होगा या फिर उल्टा रोटेट करेगा? बोलो। उल्टा रोटेट या करेगा। ऐसा रोटेट करेगा? यस सर।
ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट का ध्यान दो, अगर इस डायरेक्शन में भी रहा है एकदम इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि हाँ भाई जीरो लग रहा है, लेकिन इससे थोड़ा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये रोटेट कर यस सर। जाएगा और ऐसा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो इसीलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ घटेगा, बढ़ेगा ही। यस सर। ठीक है, तो ये चीज होता है कि अगर फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक तीनों का अंतर देखे तो हम लोग को ये मिले। डायमैग्नेटिक हमने किसे कहा, तो ऐसा मटेरियल जिसमें एक इंडिविजुअल एटम था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो था इनिशियली जीरो था, ओवरऑल तो जीरो था, और अगर हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो जो स्पिन है वो ऐसा हो रहा है कि वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को अंदर में अपोज कर रहा है, रिपेल कर रहा है। वैसे ही सेकेंड, अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो डायमैग्नेटिक में हमें दिख रहा है कि जो डायमैग्नेटिक ही तो बोले, पैरामैग्नेटिक, उसमें जो है इंडिविजुअल एटम्स डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है लेकिन ओवरऑल जीरो है, और अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो सारे एड अप होकर कुछ वैल्यू हमें दे रहा है। फेरोमैग्नेटिक में हमने देखा कि इसमें जो है इंडिविजुअल जो एटम्स थे, ठीक है, इंडिविजुअली जो एटम्स थे उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल एटम नहीं है बल्कि ग्रुप लैटिस बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि पैकेट टाइप का डोमेन फॉर्म कर रहा है, और एक डोमेन में जितने भी एटम्स हैं उन सारे का मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक एक डायरेक्शन। हाँ, ओवरऑल अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो ये भी जीरो है। अगर हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये हम मान लेते हैं कि हमारा मटेरियल है, ये सब इसके डोमेन कुछ बना देते हैं। ठीक है, जितने भी डोमेन है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि इधर की तरफ हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया है, या ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसे पुट कर दिया है, तो जो इसमें एटम्स होंगे, यानी कि जो भी डोमेन में होंगे सारे के सारे लगभग इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि डोमेन वैसा ही रहेगा, लैटिस चेंज हो ऐसे जरूर लैटिस चेंज नहीं होगा, लेकिन जो एटम जिस डोमेन में है उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाए। ठीक है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ जो हम बी इंड्यूस आता है वो मच मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल आता है। ठीक है, यानी कि आई जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है इससे, यानी कि जो ससेप्टिबिलिटी है ये बहुत ही ज्यादा आता है, यानी म्यूआर को हम बोल सकते हैं म्यूआर इज मच मच ग्रेटर देन 1 आर। ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी भी आई बाई एच था, आई जो बहुत ज्यादा है तो हम इसे बोल सकते हैं ये भी 1 से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस केस में ये सारे कंडीशंस आते हैं, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। जैसे आयरन हो गया, आयरन को मैग्नेट के पास ले जाओ तुरंत चिपक जाता है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक में कौन कौन से थे बोलो? अल्युमिनियम, सोडियम, ऐसे बोल रहे थे ना, कॉपर, ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर, तो वो आयरन हो गया। पैरामैग्नेटिक में ये सब थे, कैल्शियम, ये सब। तो उन सब चीजों को अगर हम लोग ले जाते हैं तो उतना जल्दी अट्रैक्टिव नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हुआ है लेकिन उतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आयरन जरा सा भी रहता है तुरंत शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, अंदर में मैग्नेटाइजेशन जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर ले जाते हैं तो इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है।
इसमें भी एक पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है फॉर फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और एक क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं, एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे हम लोग क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं या फिर क्यूरी पॉइंट। इस पॉइंट पे जो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स एज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि फिर डायमैग्नेटिक, ये एनसीईआरटी में यहाँ पे फेरी मैग्नेटिक लिखा हुआ है। क्या फेरी मैग्नेटिक, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक आप बोले ना, पैरामैग्नेटिक में चेंज होता है हीट देने पे, तो एनसीईआरटी में फेरी मैग्नेटिक लिखा हुआ है। फेरोमैग्नेटिक ही होता है, फेरी फेरी तो हम कहीं नहीं देखे हैं। हेडिंग भी फेरी ही दिया है कि मिस्त्री होगा। सर ये केमिस्ट्री में था, सेम सेम इश्यूज उसी में। फेरी, यस सर। फेरी तो हमको जहाँ तक ध्यान है हम नहीं देखे हैं कहीं, ठीक है। फेरो ही होता है शायद, चेक कर लो। फेरो ही हर जगह आ रहा है, फेरी मैग्नेटिक का बस चांस ये भी है। फेरी मैग्नेटिज्म तो वही एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को बोल रहा है। फेरी मैग्नेटिज्म में बस वही होता है कि अप्लाई करने पे वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब कुछ हाँ कुछ वही डाइपोल वो अपोजिट फेरी में मैग्नेटिक, हो जाता है। हाँ वही बोल रहा है कि फेरी मैग्नेटिक जो है वो क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बोलते हैं, वही चीज है। स्क्रीन से कुछ लेना देना होगा वो कनेक्शन में, हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक में ऐसा कुछ मटेरियल है जो अपोज भी करता है, डिक्रीज कर जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है इतना? और केमिस्ट्री में तो शायद इसमें तुम लोग स्पिन के ऊपर पढ़े होगे कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन किधर रहता है, क्या रहता है, उसके ऊपर यहाँ किसे हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे, जिसे फेरोमैग्नेटिक कहेंगे, ठीक है। इतना बात में कोई दिक्कत? नो हेलो, सर, नो सर। ठीक है। अगर हम सुपर कंडक्टर को की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिसका रेजिस्टेंस जो होता है जीरो हो जाता है एट लो टेम्परेचर, होता है। अगर हम टेम्परेचर घटाते जाएं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है। तो ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है एट लो टेम्परेचर, उसे हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। अगर हम सुपर कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमें डायमैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि डी एक्सटर्नल है,
तो इसमें जो भी एटम होते हैं ये अपोज करता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो भी एटम आया है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, और इतना करता है कि जो बी नेट है अंदर का वो 0 हो जाए, ठीक है। सर बी आपका नेट, वॉइस बहुत लो आ रहा। हेलो, आ रहा है अब? सर मतलब कांस्टेंट, मतलब बैकग्राउंड नहीं, मतलब कुछ नॉइज आ रहा और तो वॉइस थोड़ा लो है। हाँ मतलब यहाँ गूंज रहा होगा थोड़ा, वैसा आवाज आ रहा होगा। नो सर, जैसे मतलब जैसे वो कुछ तार वार का आवाज होता है ना, उस टाइप से आ रहा। पता नहीं, जो मॉल में भी है तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है वैसे? यस सर। ठीक है। एट सेम टाइम यहाँ पे हमें दिख रहा है इफ रेजिस्टेंस भी 0 है एंड बी नेट इनसाइड, अगर हम बात कर रहे हैं इनसाइड द मटेरियल भी 0 हो, तो सुपर कंडक्टर में ही ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस भी 0 और ये भी 0 हो, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मेजनर इफेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर सुपर कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस तो 0 होता ही है, अगर उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाता है, तो इसलिए परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसा वो बिहेव करता है। और अगर एक समय पे रेजिस्टेंस भी 0 हो जाए, यानी टेम्परेचर हमने लो करा हो, रेजिस्टेंस भी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेजनर इफेक्ट, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस भी बोला जाता है या हिस्टैरिसीस लूप। तो बोलते हैं मैग्नेटिक या हिस्टैरिसीस तब कभी भी जब होता है कि जिसमें अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को बढ़ाएं, यानी कि चेंज करते हैं और वापस से हम आना चाहें तो कुछ उसमें डिफरेंस रह जाए, लैग रह जाए कुछ प्रॉपर्टीज में, यानी कि जिस पोजीशन से हम ले गए थे फिर से वापस जब हम आए तो उसी पोजीशन पे ना आके हम उसमें कुछ और प्रॉपर्टी पा रहे हैं, तो ऐसे फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस, ठीक है। तो इट इज फिनोमेना in which the value of physical property lags behind cause by which it is changing, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये हिस्टैरिसीस लूप मैग्नेटिक के लिए है, तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज देखेंगे, कर्व है लूप के बारे में, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए ही, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि ऐसा दो कर्व हम लोग दे रहे हैं, दो एक्सिस है, इधर हम बोल रहे हैं कि जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और इधर जो है इंटरनल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये जो है इंटरनल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, तो जो हमारा इंटरनल है वो कैसे वेरी कर। तो ये जो कर्व है एक्सपेरिमेंटल है, हमें याद रखना है। तो ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ से शुरू करें, हमारा मटेरियल में कोई भी पहले से मैग्नेटाइजेशन नहीं था, अब अगर हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हैं, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम बढ़ा रहे हैं,
तो अंदर भी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि एक समय आता है कि जितने भी उसमें डाइपोल थे वो सारे एक लाइन में आ गए। इसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो ये वैल्यू होता है आई का वो फिक्स, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कि क्या है कि मैग्नेटिक एनी मटेरियल इज एट मैग्नेटिक सैचुरेशन, यानी कि अब अगर हम एच बढ़ाएंगे भी तो ये जो है हमारा वैल्यू आई का बढ़ने वाला नहीं है, यानी कि जितने भी उसमें डाइपोल्स थे वो सारे जो हैं अब जितना उनको मूव करना था वो मूव करके मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन में आ चुके। अब अगर हम एच बढ़ाएंगे भी तो ये वैल्यू इतना ही रहेगा, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो ये चीज यहाँ से है। अब वापस से अगर हम इस एच को घटाना शुरू करते हैं तो ये रिवर्स इसी पाथ को फॉलो नहीं करता है, बल्कि क्या करता है कि ये ऐसा एक पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि इस पाथ को फॉलो नहीं करके ऐसा एक पाथ फॉलो कर, ठीक है। ये पाथ फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ से देख रहा है कि बी पे आए, यानी कि एच को जब जीरो कर दिए तब इसका मैग्नेटाइजेशन जो है जीरो नहीं हो रहा है, कुछ वैल्यू बच रहा है, ठीक है, उसे जीरो करने के लिए। यानी कि ये चीज हमें ये रिप्रेजेंट करता है ये बी, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी यानी कि जैसे देखे होगे कि अगर हम आयरन को किसी मैग्नेट से टच कर देते हैं, मैग्नेट को हटा देते हैं, तब भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। अगर हम उसे किसी और आयरन के पास ले जाएं तो दोनों अट्रैक्ट होता है, देखिए वैसा। तो वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें और जब वापस से मैग्नेटिक फील्ड हम हटा दिए तो उसका तुरंत जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ वैल्यू बच रहा है। उसे जीरो करने के लिए हमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज करके कुछ वैल्यू सी तक आना पड़ता है, तब जाके वो जीरो होता है। और रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम बढ़ाते जाएं तो फिर से हमें एक मैक्सिमम वैल्यू पे मिलता है, ठीक है। यानी कि वैल्यू फिर से हमें वो आई एस को ही देगा, सैचुरेशन करंट रिवर्स डायरेक्शन। फिर यहाँ से अगर हम फिर से इस चीज को एच को बढ़ाना शुरू करें तो ये फिर जीरो पे नहीं जाके ऐसे पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, ऐसा पाथ को फॉलो करता है। तो ये जो सी है, सी बोलते हैं हम लोग पर्सिविटी, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कोर्सिविटी, ठीक है। यानी कि ओसी जो है ये कोर्सिविटी, ओबी का जो वैल्यू है वो रिटेंटिविटी। कोर्सिविटी क्या है, तो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ठीक है। और ओबी जो हम लिखे हैं रिटेंटिविटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड remains even when S zero। S को हम सर आप जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा। सर आवाज नहीं आ रहा।
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हेलो। सर अभी आया था। हेलो। यस सर अभी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बस और 5 मिनट का ही बच गया हम लोग का। इतना बात क्लियर है? यस तो सर। हिस्टैरिसीस लूप है, हम थ्योरी पूरा लिखा नहीं रहे हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी जाके एक बार पढ़ना जरूर है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं, कर्व इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप या फिर आईएस कर्व। ठीक है, और इस कर्व का एरिया अगर हम निकालेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व is proportional to net energy absorbed। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम बाय मटेरियल ड्यूरिंग वन साइकिल। ठीक है, वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में टोटल जो एनर्जी है उसके ये प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन है, इसे याद रखना है। इसके बाद कंपेयर करने के लिए अगर हमें मिलता है, तो जैसे कि अगर हम बोले कि यहाँ पे हमारे पास दो कर्व है, ये आई है, ये एच है, इसमें एक जो कर्व दे रखा है ऐसा है, ठीक है, और दूसरा जो है इस तरीके का है। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं फर्स्ट और ये बोल रहे हैं सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड में जो है ये सॉफ्ट आयरन के लिए आता है और ये जो आता है स्टील के लिए आता है। ठीक है, दोनों को अगर ध्यान से देखो, यानी कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो कंपेयर से हमें क्या दिखता है, कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है बताओ? सॉफ्ट आयरन जो है तुरंत सेचुरेट हो जा रहा है, दिख रहा है? सॉफ्ट आयरन gets saturated and demagnetization at low H। H का वैल्यू अगर कम है तब भी ये हो जा रहा है। ठीक है, वहीं स्टील जो है, स्टील को ज्यादा चाहिए होगा
और अगर हो जा रहा है तो उसमें रिटेंटिविटी भी जो है, हम अगर देखें कोर्सिविटी वो ज्यादा है, यानी कि हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स करना पड़ेगा तब जाके वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है। तो यही रीजन है कि हम लोग सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाते हैं, जैसे कि मैनमेड मैग्नेट बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग अंदर जो कोर यूज करते हैं वो सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, क्योंकि ये तुरंत मैग्नेटाइज भी हो जा रहा है और तुरंत डीमैग्नेटाइज भी हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बढ़ जा रहा है, हटाएंगे तो तुरंत से खत्म भी हो जाए। वहीं स्टील के केस में ज्यादा हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, उसे ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करने के लिए। साथ में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बंद करते हैं तो उसे घटने में भी टाइम लगेगा। टाइम लगने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सब चीजों में हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, स्टील यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड चीज ये भी दिख रहा है कि एनर्जी डेंसिटी इज लेस इन केस ऑफ, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरिया कम लग रहा है केस ऑफ सॉफ्ट आयरन। एनर्जी डेंसिटी कम है तो लॉस भी कम होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि एनर्जी लॉस पर साइकिल विल बी लेस। ठीक है, तो ये दो चीज का ध्यान रखना है कि अगर एरिया दिख रहा है कि कम है तो एनर्जी डेंसिटी कम है, एनर्जी डेंसिटी कम है तो एनर्जी लॉस कम होगा। दूसरा कि अगर हम मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं तो इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हमें बनाना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन अंदर कोर के तौर पे डालते हैं, स्टील नहीं पुट करते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो वही एनसीईआरटी चैप्टर 5, ठीक है, इसे पढ़ लेना है पूरा। थ्योरेटिकल है, पढ़ के मतलब पढ़ोगे तभी जैसे एग्जाम अगर आता है बोर्ड में तो लिख पाओगे। खैर पिछले साल रिलेटेड पोर्शन में था, इस साल का तो देखे नहीं, अभी आ गया है ना? इस बार का सिलेबस आ गया है ना कि नहीं आया है? यस सर, आ गया। इस बार वाला तो अभी हम देखे नहीं है क्या है। ठीक है, पिछले बार सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म था, ये वाला पोर्शन डिलीटेड था। फिर भी जनरल नॉलेज के लिए एक बार पढ़ लेना है, अगर डिलीटेड होगा तब भी पढ़ने में क्या जाता है। ठीक है, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग ईएमआई शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसका डाउट क्लास कब लेगा? कर लेंगे उसको भी, देखते हैं। ठीक है, देखना पड़ेगा टाइम शेड्यूल। ऑनलाइन ही करोगे ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जो भी पीछे का पढ़े हुए हैं उसे सबको खत्म करो और जहाँ जो डाउट हो उसे पूछो। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर एंजॉय करो।